आईएएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में जो है हम लूसेंट जनरल साइंस का सेशन 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम फोर्सेस, वर्क, पावर, एनर्जी इन सब को डिस्कस करेंगे। ये आपका यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं यूपी का और स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल होगा। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है। इसका बैच जो है आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डे कोर्स है। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2020 का कोर्स जो था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में। आप इसको जो है नीचे वेरीफाई कर सकते हैं पीडीएफ से। तो इससे पहले जो है हम ऑलरेडी फोर्सेस पढ़ चुके हैं, हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक तरह का आपका रियल फोर्स है। अगर कोई भी आपकी बॉडी है, अगर उसको एक सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है और उसको अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे रिमेन रहना है, तो उसके लिए जो उसको फोर्स चाहिए होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो सर्कुलर मोशन जो है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा इनवर्ड की साइड लगता है। तो हमेशा जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमेशा रेडियली इनवर्ट जो है वो एक्ट करता है, और वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंशियली जो है वो एक्ट करती है। तो हमेशा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है और वेलोसिटी है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप हमेशा याद ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड एक्ट करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका जितने भी आपका जो सन और प्लैनेट का जो मोशन होता है, तो दीज आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जैसे आपका सन है और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल मोशन में। और जैसे आपका जब प्लैनेट, ये सन और प्लैनेट हो गया और ये प्लैनेट और सैटेलाइट हो गया, तो इसके बीच का जो ये मोशन होता है, दीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो काउंटर बैलेंस होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जब काउंटर बैलेंस होगा, तभी जो सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका मोशन पॉसिबल हो पाता है। ऐसे ही आप इसको देखिए कि अगर जैसे आपका कोई कार या फिर कोई भी आपका व्हीकल है, तो उसके टायर पे से एक फ्रिक्शन लगता है। जब आप किसी टर्न लेते हैं तो टायर पे एक फ्रिक्शन लगता है, और इनवर्ट की साइड जो है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स और जो टायर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब वो काउंटर बैलेंस होते हैं, तभी जो है आपकी जो कोई भी व्हीकल है वो टर्निंग पे जो है वो मूव कर पाती है। तो ये दोनों जो है ये एग्जाम्पल हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये जो है एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि जो प्लानिटरी मोशन और मोशन है सन और प्लानिट का, उसमें कौन सा फोर्स लगता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको जैसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए सेंट्रीफ्यूगल या कुछ इस टाइप से, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो काउंटर बैलेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक तरह का सूडो फोर्स है। तो मतलब बेसिकली ये एक फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस होता है, एक तरह का सूडो फोर्स है ये। तो आपको जैसे कोई भी बॉडी है कभी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो आपको हमेशा जो है आउटवर्ड साइड जो है एक फोर्स फील होता है। जब आपकी कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो आउटवर्ड साइड जो है एक फोर्स फील होता है। वो ही फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आउटवर्ड साइड जो फोर्स फील होता है वो ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आपने जैसे बचपन में देखा होगा कि मैरी गोल्ड राउंड होता है। तो मैरी गोल्ड राउंड में जैसे आप यहाँ 6-7 लोग खड़े होते हैं और यहाँ सब लोग 6-7 लोग खड़े होते हैं, और जब इसको आप सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि आप जैसे पीछे की साइड गिर रहे हैं। तो वो जो पीछे की साइड गिरते हैं, क्योंकि एक फोर्स जो है वो आउटवर्ड साइड लगता है, वही आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो आउटवर्ड की साइड जो आपको एक फोर्स लगता है वही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मैरी गो राउंड में। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन भी होंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक सेंट्रीफ्यूग में यूज़ होता है। तो सेंट्रीफ्यूग एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल से सेपरेट करती है। मतलब सेंट्रीफ्यूग का काम क्या होता है कि आपके जो लाइट पार्टिकल्स हैं
और हैवी पार्टिकल्स हैं, उन दोनों को सेपरेशन का काम जो है वो सेंट्रीफ्यूग करता है। तो आपने जैसे घर पे देखा होगा या फिर रूरल एरिया में देखा होगा कि इस तरह की एक क्रीम चर्निंग मशीन होती है। तो एक जैसे एक वेसल है, उसमें एक वुडन स्टिक रहती है और यहाँ जो है जो आपके रोप्स बंधी होती हैं और इसको जो है आप चर्न करते हैं हाथों से। तो यहाँ हाथों से इसको चर्न करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हाथ कौन यूज़ करेगा। तो अब क्या होता है कि यहाँ जो है आपका वुड होता है और यहाँ आपका मोटर लगा रहता है। तो आपका यहाँ मोटर लगा रहता है और यहाँ आपका जो है वो प्लग स्विच ऑन कर दो तो ये चर्न हो जाती है। तो जो सेंट्रीफ्यूग है, जो क्रीम सेपरेटर मशीन है, वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूग पे ही वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका जो वेसल है उसके अंदर जब आपने मिल्क डाला तो मिल्क के अंदर आपकी क्रीम भी होगी। तो मिल्क के अंदर आपकी क्रीम भी होगी, जब आप उसको तेज़ तेज़ रोटेट करेंगे तो क्रीम जो है वो आपकी लाइटर होती है। तो जैसे यहाँ मिल्क है, आप उसको तेज तेज रोटेट करेंगे तो क्रीम आपकी लाइटर होती है। तो लाइटर होने की वजह से वो क्रीम जो है वो आपके एक्सिस पे जाके चिपक जाएगी। तो यहाँ जो क्रीम है वो आपके एक्सिस पे जाके चिपक जाएगी। तो आप जो क्रीम की डेंसिटी कम होती है वो एक्सिस पे जाके चिपक जाएगी। तो आप जो है ये मिल्क को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं और आप जो है क्रीम को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके हैवी और लाइट पार्टिकल्स होते हैं उसको जो है सेपरेट करने में आपका जो क्रीम सेपरेटर है उसका यूज़ होता है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो एक्सिस के पास आ जाता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो एक्सिस से दूर रहता है। तो यहाँ जो है डेंसिटी कम किसकी है, वो क्रीम की। तो क्रीम जो है वो एक्सिस के पास आ गया और डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, मिल्क की। तो ये एक्सिस से दूर रहता है। तो इस तरह से हम जो है क्रीम सेपरेटर को जो है सेपरेटर से हम मिल्क और क्रीम को अलग करते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग। तो सेंट्रीफ्यूग के प्रिंसिपल पे ये जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है मशीन। तो मशीन क्या होता है, मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो आराम से जो है लेसर फोर्स के साथ कैरीड हो सके। मतलब कोई भी आपका हैवी काम है, कोई भी आपकी हैवी, उसको जो है लेसर फोर्स के साथ जो कैरीड हो सके उसको हम मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन जैसे आपकी हो गई लिवर हो गया, पुली हो गई, जितने इंक्लाइन प्लेन्स हो गए, स्क्रू जैक हो गए, ये सारी आपकी सिंपल मशीन होती हैं। जैसे लिवर है तो आपको जैसे अगर कोई जैसे पुली है तो आपने जैसे कोई बकेट या कुछ आपको उठानी है तो यहाँ पुली को डाला एंड ये आपका जो है ईजिली आपको मूवमेंट कर देगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप जो है आराम से जो है बकेट को इससे पुली के थ्रू ऊपर खींच सकते हैं। तो बेसिकली ये पुली का एग्जांपल है जो एक तरह की सिंपल मशीन है। तो किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी होती है कि वर्क डन बाय मशीन, मशीन ने कितना काम किया और हमने उसको इनपुट कितना प्रोवाइड किया। मशीन ने कितना काम किया, इनपुट कितना प्रोवाइड किया इनटू 100। तो आप जैसे सोचो कि अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई की है तो आपने इनपुट इतना दिया, लेकिन वो कितना घंटे निकल के आ रहा है, कितना प्रोडक्टिव घंटे निकल के आ रहा है, 5 घंटे इंटू 100। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 50%। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 50% होगी। ऐसे ही मशीन की एफिशिएंसी होती है कि आपने उसको इनपुट कितना प्रोवाइड किया और वो वर्क डन कितना कर रही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है, वो हमेशा 100% से कम रहेगी। ये हमने मशीन पढ़ लिया। अब हम कुछ बॉडीज़ हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो देख लेते हैं कि जो बॉडी है उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है। तो अगर आपने जैसे यूनिफॉर्म कोई भी रॉड ली तो उसका जो मिड पॉइंट है उस पर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा। कोई भी ट्रायंगुलर बॉडी है तो जो उसके मीडियंस होंगे उसके इंटरसेक्शन पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा। अगर रेक्टेंगल है तो उसके जो है डायगनल्स पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा। सर्कुलर अगर कोई भी बॉडी है तो उसके सेंटर पे लगेगा। अगर कोई भी कोन टाइप शेप बॉडी है तो उसकी जो हाइट होगी उसके 1/4 पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा। अगर कोई भी जो है अगर
होलो कोन है तो उसके 1/3 पे लगेगा, और कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसके सेंटर ऑफ द स्फेयर पे जो है वो ग्रेविटी लगता है। अब कोई भी बॉडी हम कब कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, कि कोई भी बॉडी हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, तो कोई भी बॉडी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं कि जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एज लो एज पॉसिबल हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल हो तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहाँ देखिए कोन है, कोन का जो है इसका, अगर हम इसको कोन को सीधा रखते हैं तो इसका जो है, क्योंकि जो कोनिकल जो सॉलिड कोन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है 1/4 पे, और जो होलो वाला होता है उसका कितना होता है 1/3 पे। तो यहाँ कोन रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा है, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो 1/4 पे होता है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया तो ये अनस्टेबल हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जो बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी का जो लोअर पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। और यहाँ देखिए ये बीच में है, तो ये एक तरह का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो जितना नीचे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना आपका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी होने के लिए कौन सी जो हमें यूनिवर्सल कंडीशन जो है वो चाहिए होती है। पहला, कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो वर्टिकल लाइन है, जैसे आपकी कोई भी बॉडी है, जैसे आपका ये कोन ही समझ लिए, तो उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से पास होनी चाहिए। ये जो है ये कोन है, ये इसका बेस है, तो आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से पास होनी चाहिए, तभी कोई भी बॉडी जो है वो जो है स्टेबिलिटी अटेन कर पाती है। तो ये दो कंडीशन है स्टेबिलिटी अटेन करने की। नेक्स्ट है आप जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इक्विलिब्रियम है, इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि डबल डेकर बस होती है, जब आप उसको जैसे ये डबल डेकर बस है तो आप उसको टर्न करते हैं तो आपको जो है पैसेंजर जो अपर डेक में बैठे होते हैं उनको जो है एक झटका सा फील होता है। मतलब अगर देखिए, जैसे अगर किसी भी डबल डेकर बस में है, अगर उसमें ऊपर की साइड ज़्यादा पैसेंजर बैठ गए तो देखिए पहले क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बस का यहाँ होगा, लेकिन ऊपर की साइड जो बस अगर पैसेंजर ज़्यादा बैठ गए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बस प्लस पैसेंजर हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो गया तो हमने बताया था ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई भी बॉडी है अगर वो इक्विलिब्रियम में रहती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल जो है वो होना चाहिए। लेकिन इसमें जब ऊपर की साइड ज़्यादा लोग अगर बैठ गए तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। अगर ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। तो आप देखते होंगे कि जब आप कभी कोई अगर पानी की बकेट लेके जाते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं कि अपने आप को जो है थोड़ा आगे की साइड ना लीन करते हैं, कि जिससे आपका जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सके। तो आप हमेशा देखना कि जब आप अपने बकेट लेके जाते हैं वो आगे की साइड लीन करते हैं, क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी बॉडी के बेस से जो है वो पास हो सके, इसलिए आप जो है आगे को लीन करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए। तो आपका नेक्स्ट है, अब हमने ये फोर्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें वर्क, पावर और एनर्जी हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। तो वर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पार्टिकल मूव्स। तो वर्क क्या होता है कि आपका जितना फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बाद जो है आपका पार्टिकल कितना मूव हो रहा है, तो मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इसके प्रोडक्ट को जो है हम वर्क कहते हैं। तो वर्क क्या हो गया हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो किसी भी बॉडी के थ्रू जो वर्क जो है होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, न्यूटन मीटर। अब देखिए, अगर आपको एसआई यूनिट ऑफ वर्क याद नहीं रहती है तो आपको अगर वर्क का फॉर्मूला पता है,
वर्क क्या क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये हो गया, फोर्स कितना होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर। तो वर्क का जो एसआई यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी कहते हैं। तो ये एसआई यूनिट ऑफ द वर्क हो गई। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब कितने रेट पे आपका काम हो रहा है वो आपकी जो है पावर कहलाती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, कितना काम हो रहा है और किस रेट पे, मतलब अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम पे काम हो रहा है वो आपका जो है पावर कहलाता है। तो एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। तो आप देखते हैं ना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है कि कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट की लाइट है, तो वो एनर्जी जो आपकी पावर जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है। एक वॉट कितना होता है, एक वॉट होता है, एक वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉट, और कितने ये टाइम इंटरवल में काम कर रहा है, सॉरी वर्क कितने टाइम इंटरवल में काम कर रहा है। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो पावर की क्या हो गई, वॉट पर सेकेंड। और अगर हम इसको न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि वर्क कितना होता है हमारा, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, तो यहाँ हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जो मशीन है उसकी पावर जो एक्सप्रेस होती है वो होती है हॉर्स पावर में। तो अगर मशीन की पावर को एक्सप्रेस करेंगे वो हॉर्स पावर में होती है, और एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। एक वॉट हमारा हो गया 1 जूल पर सेकेंड, एक वॉट 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो एक वॉट सेकेंड कितना हुआ, इस यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक वॉट सेकेंड कितना हुआ, 1 जूल। तो 1 जूल किसकी यूनिट होती थी, यूनिट ऑफ वर्क। 1 जूल होती है यूनिट ऑफ वर्क की। तो वर्क की यूनिट जो है वो 1 जूल सेकेंड है, और अगर हम इसको आर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 वॉट आर। तो ये भी जो है जूल जो वर्क है उसकी दूसरी यूनिट हो गई। अगर सेकंड को आर में कर दिया तो ये भी दूसरी यूनिट हो गई। तो 1 वॉट सेकंड जो है वो जूल की एक यूनिट है, मतलब वर्क की, और 1 वॉट आर भी जो है उसकी यूनिट है। 1 वॉट सेकंड के अंदर जो है 1 जूल होता है, 1 वॉट सेकंड के अंदर 1 जूल होता है। 1 सेकंड को जब आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3600 आर, ये 1 जूल के बराबर हो जाएगा। तो 1 वॉट आर कितना हो जाएगा आपका, 3600। अब आप यहाँ से समझिए, 1 वॉट सेकंड में आपका जो है 1 जूल होता है, 1 वॉट सेकंड में 1 जूल हो गया। तो 1 वॉट, वॉट को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3600 आर, क्योंकि पहले मिनट में करेंगे और फिर उसके बाद आर में करेंगे तो 60 × 60 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल हो जाएगा। तो 1 वॉट आर कितना हो जाएगा कि 1 वॉट आर कितना हो गया, 1 वॉट आर, जूल को इधर ले गए तो ये हो गया 3600 जूल। तो 1 वॉट आर के अंदर होता है 3600 जूल। तो हमारी वॉट सेकेंड भी वर्क की यूनिट है, वॉट आर भी वर्क की यूनिट है, और किलो वॉट आर भी जो है वो भी वर्क की यूनिट है। तो बेसिकली ये भी सब जो है वर्क की यूनिट है। तो किलो वॉट आर जो है वो इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ वर्क की यूनिट है। तो 1 किलो वॉट आर में कितना हुआ, 1 किलो वॉट में हुआ 1000 आर। तो 1 किलो वॉट आर में कितना हुआ, 10⁻³ वॉट आर, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है, 10⁻³ होता है ना। तो 1 किलो वॉट में कितना हुआ, 10⁻³ वॉट आर। तो 10⁻³ वॉट आर हुआ। तो अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे जूल में तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। कैसे हुआ कि 1 आर को जब सेकंड में यूज करेंगे तो 3600 हो गया, तो 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकंड हो गया, और वॉट सेकंड जो आपका क्या हो गया, जूल। तो 3.6 × 10⁻6 जूल, 1 किलो वॉट आर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हुई, वॉट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर।
तो ये आपकी यूनिट ऑफ पावर होती है। और अगर इसमें आप सेकंड, आर और ये सब लगा देंगे तो आपको यूनिट ऑफ वर्क मिल जाएगी। तो आपका जो, क्योंकि पावर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वर्क मिल जाएगा। तो इसमें अगर सेकंड, आर और किलोवाट लगा देंगे तो आपको यूनिट ऑफ वर्क मिल जाएगी। पावर की होती है वॉट, किलोवाट, मेगावाट, और इसमें सेकंड लगा देंगे तो वर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी भी इंसान की, किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको उसकी एनर्जी कहते हैं। तो आप में जितनी काम करने की कैपेसिटी है वो आपकी एनर्जी हुई। तो मैकेनिक्स में जो है, ये तो आपके जो है फिजिकल हो गया कि आप में कितने काम करने की कैपेसिटी है, वो आपकी एनर्जी हुई। लेकिन मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी कैपेबल होती है कोई काम करने के अंडर टू कंडीशन, मतलब कोई भी बॉडी काम करने के कैपेबल कब होती है, या तो वो मोशन में हो, मतलब या उसका मूवमेंट हो रहा हो, मोशन में हो, या किसी वो फील्ड में सिचुएटेड हो। तो कोई भी बॉडी अगर काम करने के लिए तब कैपेबल होती है या तो वो मोशन में हो या फिर फील्ड में सिचुएटेड हो। तो दो तरह की एनर्जी जो है हमारी को एग्जिस्ट करती हैं, या तो मोशन की वजह से या फील्ड और पोजीशन की वजह से। मोशन की वजह से जो एनर्जी हमारी एग्जिस्ट करती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है काइनेटिक एनर्जी, और फील्ड की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, a body describing motion acquire a linear velocity and develop a capacity of doing work। मतलब कोई भी बॉडी है वो मोशन एक्वायर करती है, लीनियर वेलोसिटी एक्वायर करती है और वो वर्क करती है। मतलब वेलोसिटी एक्वायर करके जब वो काम करती है तो उसको जो है काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी मतलब हो गया आपका मास, एम मतलब हो गया मास, और वी मतलब हो गया वेलोसिटी। हाफ एम वी स्क्वायर, इसको जो है मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम आपका कितना होता था, मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका मोमेंटम होता था ना, इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, हाफ एम वी इंटू वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम वी कितना हो जाएगा, पी वी। m जो है pv हो जाएगा, और v हमारा कितना हो जाएगा, p अपॉन m। v p अपॉन m हुआ तो हाफ p इंटू p अपॉन m। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ p स्क्वायर अपॉन m। तो p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है मोमेंटम के टर्म में ये होता है। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये इतना फॉर्मूला पढ़ने की क्या जरूरत है, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके जो अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसका मास जो है वो डबल होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी अगर डबल होती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास के, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर आपकी किसी भी बॉडी है उसका अगर मास अगर डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अगर डबल हो रहा है तो इसका भी डबल होगा। लेकिन अगर किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी डबल हो रही है, तो समझ लिया अगर वेलोसिटी अगर 2 हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी स्क्वायर के बराबर है ना। तो अगर वेलोसिटी अगर 2 हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोमेंटम के स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन आपको अगर ऐसे आ सकता है कि अगर कोई भी बॉडी है उसका अगर मास डबल हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम अगर डबल हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम अगर डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और p स्क्वायर, और यहाँ जो है मास पे जो है सेम रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी जो है वो डेवलप करती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से अगर कोई भी बॉडी अगर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है अटेन कर रही है तो उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी इंटू हाइट। तो बेसिकली दिस इज द पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से कोई भी बॉडी अगर कोई काम कर रही है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और आपने एक बॉल थ्रो करी, तो एक हाइट से आपने एक पोजीशन से बॉल थ्रो करी, तो बेसिकली वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ इसमें जो m है वो है मास ऑफ द बॉडी, g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ये हाइट और पोजीशन ऑफ द बॉडी है जहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो ऑपरेट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, mgh। तो ये जो mgh है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव एनर्जी। तो कंजर्वेटिव एनर्जी वो एनर्जी होती है अगर कोई भी आपका, जैसे कोई भी एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो कोई भी अगर वर्क डन हो रहा है किसी भी पार्टिकल में, किसी भी पार्टिकल के पॉइंट के बीच में हो रहा है, तो जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो हमेशा उस पॉइंट पे एक्ट करती हैं। मतलब आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो हमेशा उस पॉइंट पे एक्ट करती हैं, लेकिन वो क्या पाथ फॉलो करती हैं उस पे ये कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड नहीं करती, हमेशा इस पॉइंट पे जो है वो एक्ट करती हैं। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो यहाँ आपका सन है, यहाँ आपका कोई प्लैनेट है, तो उसके बीच में जैसे आपकी कोई भी यहाँ बॉडी है, ये अर्थ हो गया, ये आपकी कोई बॉडी हो गई, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये हमेशा इस पॉइंट पे रहेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि इस बॉडी ने जो है क्या पाथ फॉलो कर रखा है, तो बेसिकली ये हमेशा जो है वो डिपेंड होता है हमेशा पॉइंट के अंदर। जैसे इसके कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एडेसिव फोर्स हो गया। तो एडेसिव फोर्स जो है वो हमेशा जो बॉडी है मतलब क्या पाथ फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा बॉडी के जो पॉइंट्स हैं उन पे, जो मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी है उस पे जो है वो हमेशा डिपेंड करता है। कोई भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स तब कहा जाता है कि इफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कब कहा जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल ने जो वर्क डन करा है राउंड ट्रिप में, तो वो टोटल काम अगर जीरो हो तो वो आपका फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो आपका पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो आपके क्या पाथ फॉलो हो रहा है उस पे जो फोर्सेस आपके डिपेंड करते हैं वो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो होते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा क्या पाथ फॉलो हो रहा है, किस तरह से फोर्स फॉलो हो रहा है, तो वो हमेशा इस पे जो है वो डिपेंड करता है। जैसे आपका विस्कस फोर्स हो गया, डैम्पिंग फोर्स हो गया, तो दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई भी फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तब कहा जाता है इफ द वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। तो जो अगर वर्क डन आपका नॉट जीरो होता है तो वो फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां आपको पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है उसकी क्या है कि एनर्जी जो है हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है वन टू अनदर। हमेशा एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी कभी भी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना क्रिएट हो सकती है एनर्जी, एंड ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। और आपकी जो है टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब आपकी जितनी भी अगर मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन पूरी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी।
अगर किसी भी एक तरह की एनर्जी जो है अगर डिसअपेयर कर जाती है, किसी भी एक तरह की एनर्जी डिसअपेयर कर जाती है, तो सेम अमाउंट ऑफ दूसरे तरह की एनर्जी जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो यही है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसकी टोटल एनर्जी हमेशा बॉडी की कांस्टेंट रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। एक फॉर्म की अगर डिसअपेयर हो जाती है तो वो दूसरे फॉर्म में अपेयर हो जाती है। तो दीज आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस में पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और टोटल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हम अलग अलग तरह के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को। तो जैसे आपका सोलर सेल होता है, तो सोलर सेल में क्या होता है कि आपकी यहाँ से सन है, सन आया, सन की रेज आई, आपको एक सोलर एनर्जी मिली, और फिर ये सोलर सेल होता है, फिर ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सोलर सेल जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है वो सोलर सेल करता है। डायनामो जो है वो बेसिकली आपको मैकेनिकल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो डायनामो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में करता है। इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो आपका होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर में आपने प्लग लगाया, आपको एक इलेक्ट्रिसिटी मिली, फिर उसके बाद मोटर चला, मैकेनिकल काम करना शुरू करा, फिर उसके बाद आपको मैकेनिकल एनर्जी मिली। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या मिलता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो कंफ्यूज मत हो ना, इलेक्ट्रिकल मोटर में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको सप्लाई होती है, फिर वहाँ मोटर चलता है, फिर उससे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो आप यहाँ इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर अगर मतलब ट्रिक बनाना चाहे, इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले आएगा। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन को जो है उसमें साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है आपका, आप उसमें पहले आप बोलते हैं तो आप में उसमें साउंड एनर्जी गई, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एंड फिर आपको सुनाई देता है। तो माइक्रोफोन जो है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माइक्रोफोन में जो है पहले आप बोलते हैं, लाउड स्पीकर में आप सुनते हैं। माइक्रोफोन में आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपका साउंड निकलेगा, लाउड स्पीकर में आप सुनते हैं तो इसका लास्ट में साउंड निकलेगा। लाउड स्पीकर में सुनते हैं तो लास्ट में साउंड निकलेगा। तो लाउड स्पीकर कितना हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहले आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया एंड फिर उसके बाद उसको साउंड एनर्जी में। जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो पहले आप उसको बजाते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूबलाइट होती है, पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हीटर क्या होता है कि हीटर होता है उसमें कॉइल्स होती हैं, तो पहले आप उसको लाइट देते हैं, फिर कॉइल में जो हीट प्रोड्यूस होना होता है, फिर उसके बाद उसको वो थर्मल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। कैंडल क्या होता है, कैंडल जो है बहुत सारे आपके केमिकल से जो वैक्स बना होता है, तो वो पहले केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में, लाइट आ रही है तो ये हो गया, लाइट आ रही है तो लाइट एनर्जी हो गया, और इसके साथ हीट भी आती है तो ये थर्मल एनर्जी हो गया। तो कैंडल जो है केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोल में केमिकल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो कोल जो है आपका जैसे एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया। तो बेसिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ द केमिकल्स, और ये केमिकल एनर्जी को फिर आपको हीट प्रोवाइड करता है, थर्मल एनर्जी में मिलता है। इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, और हीट इंजन जो है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जो है लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में कंफ्यूज मत होना, और इलेक्ट्रिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है। आंसर राइटिंग अभी बंद है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं डेली एडिटोरियल यहाँ अपडेट करती हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं, और आप ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे यूट्यूब पे जुड़े रहिए।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।